लेकिन क्या ये एग्जैक्टली उन जराइम की सज़ा है जो जनरल फैज़ साहब ने अपने ओहदे पे रहते हुए की है, जो उनकी मेडलिंग थी पॉलिटिक्स में, सियासत में, जिसका जिम्मेदार उनको जनरल बाजवा को और उनको नवाज शरीफ साहब ठहराते हैं, मरीम नवाज साहब ठहराती हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर हाउसिंग वाला मामला भी था, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी वाला, तो 2017 में था और उस वक्त वो डीजीसी थे। उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसी वजह से आज उनको सज़ा मिली है? मेरे ख्याल से ये कहना थोड़ा गलत होगा और स्ट्रेच करना होगा, क्योंकि देखिए 2017 में एक मैटर था, एजाज सैयद हमारे जियो के सहाफ़ी, उनको ये पता था, उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट किया। उनके बकौल चौधरी निसार साहब को भी ये पता था कि एक और इसके पीछे है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या सज़ा हुई? क्या इदारे ने उनके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके 2 साल बाद हमने देखा कि वो DGI के मनसब पर एलिवेट हो गए, DGI रहे, उसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर बन गए। तो यानी कि उनकी तो इदारे में तरक्की होती रही। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा एहतसाब हुआ है और उन्होंने क्योंकि अपनी ज़ाती हैसियत में मिसयूज़ किया था एक मामले को, तो ऐसा नहीं है कि उसके एहतसाब के नतीजे में आज ये अकाउंटेबिलिटी हम देख रहे हैं या ये सज़ा देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, अगर उनकी जो सियासी इंटरफेरेंस थी तो उस हवाले से सज़ा होती, लेकिन आज जो चार्जेस लगे हैं जनरल फैज़ के ऊपर, वो उनके रिटायरमेंट के बाद जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे PTI से हो या क्या मामला, तो वो तो आगे जाके सामने आ जाएगा कि क्या चीज़ साबित हुई है, और अगर कोई जजमेंट पब्लिक होती है तो उसके ज़रिए पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी किस्से कहानियाँ मैंने आपको सुनाया, इलेक्शन से निकालना, PTI को लाना, नून लीग को निकालना, ये चार्जेस नहीं है उनके ऊपर। तो अगर वाकई आपने एहतसाब करना होता और ये दरवाज़ा बंद करना होता, तो फिर इस चीज़ पे उनका एहतसाब होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह कि मुझे लगता है कि इस फैसले में, इस पूरे ट्रायल में एक चीज़ को जो है वो सामने रखा गया है कि जनरल फैज़ को जो भी सज़ा होगी वो इनफरादी हैसियत में होगी। कोई ऐसा मैटर जो उन्होंने इदारे के कहने पे किया हो, जैसे जो मैंने अभी कहा कि सारा जो इंटरफेरेंस थी सियासत में, उसमें तो ऑब्वियसली जनरल बाजवा साहब भी इन्वॉल्व होंगे। जब ये DGC थे तो DGI भी उनके बॉस थे, तो फिर तो सबको लपेटे में लेना पड़ता ना, फिर तो सबके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये काम किया गया है कि जिनमें वो इनफरादी तौर पर इन्वॉल्व थे वो मैटर बनाओ, वो केस बनाओ, और बेशक वो केस दुरुस्त हो, मैं ये नहीं कह रहा वो केसेस गलत थे, लेकिन जिसमें इदारा इन्वॉल्व बज़ाहिर नज़र आ रहा था वो चार्जेस उन पर नहीं लगाए गए। और यही मेरे ख्याल से मैसेज है। तो अकाउंटेबिलिटी आइंदा भी उसी की होगी कि कोई अगर इदारे से बड़ा बन जाए, इदारे की कोई पोजीशन हो, आपकी कोई और पोजीशन हो, तो उस वक्त आप मारे जाएंगे। अदरवाइज अगर इदारा आपके साथ इन्वॉल्व है कोई सियासी मुदाखलत में, तो फिर आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये मैसेज है क्लियर। जो लोग कह रहे हैं ना कि इससे मैसेज क्या है, सबक क्या है हमारे लिए, कि आप प्रेसिडेंट सेट होगा, तो ये प्रेसिडेंट सेट है। इनफरादी तौर पे आपने कोई गलत काम किया ना तो आप लटकाए जाएंगे, लेकिन अगर इदारा कुछ करना चाहता है और उसमें आप एक किरदार अदा कर रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, और वो तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो इनसबऑर्डिनेशन का आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा कि आपको ऑर्डर दिया गया और आपने ओबे नहीं किया। तो जनरल फैज़ का ये मामला है। दूसरा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो फैसला है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मौजूदा फौजी क़यादत है, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ साजिश करने का। यह है असल मामला जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है, और यह है असल मामला कि माजी में जो DGI जिन पे इन्वॉल्वमेंट का सियासत में इल्ज़ाम लगता रहे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं हुई जो आज हुई है। मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। असद दुरानी की मैंने आपको मिसाल दी, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इल्ज़ाम था, उन्होंने पूरा धरना कराया नून लीग की 2014 की हुकूमत गिराने पे। वो कहते हैं वो ऑडियो भी सुन ली गई थी, नवाज शरीफ साहब ने राहिल शरीफ को बताया, राहिल शरीफ साहब ने कहा कि मैं इस मैटर को क्लोज़ करता हूँ। यानी कि वो सारी चीज़ें, ये इल्ज़ाम पहले लगते रहे। हमीद गुल साहब का एक मामला था पूरा, आपने देखा कि उस वक्त जो ये होता रहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के हवाले से, PTI को प्रमोट करने के हवाले से, लेकिन क्या उनका इतना सख्त ट्रायल हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस ट्रायल के पीछे, सज़ा के पीछे हमें एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि जनरल फैज़ की एक कोशिश थी कि जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उनके खिलाफ साजिश करें, उनका रास्ता रोकें, लिहाजा ये मामला यहाँ तक पहुँचे और आज उनको सज़ा हुई है। अब ये क्या स्टोरी, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक तो जब वो DGI के ओहदे से हटे, कोर कमांडर बने, तभी बहुत सारे मामलात उनके पास थे, उनके हाथ में थे। और जब PTI की हुकूमत चली गई तो फिर एक उनकी तरफ से कोशिश थी कि किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब जो है उनके दौर में इलेक्शन हो जाए, और अगर उनके दौर में इलेक्शन हो गए तो PTI की हुकूमत दोबारा आ जाएगी, और PTI की हुकूमत अगर नवंबर में आ गई या नवंबर से पहले आ गई तो इमरान खान साहब जनरल फैज़ को नॉमिनेट कर देंगे एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये तो ऑब्वियसली उस वक्त प्लान था उनका, ये नज़र आ रहा था कि शायद वो ये करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शंस तो पहले हुए नहीं, और आपने एक मौके पे सुना होगा
कि ये भी एक प्रपोजल था, और ये इमरान खान ने खुद बात कही थी, पब्लिकली कही थी। जनरल बाजवा जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये हमें निकालने में इन्वॉल्व हैं, ये जो है न्यूट्रल हो गए हैं और न्यूट्रल जानवर होता है, और ये मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, जनरल बाजवा के हवाले से वो कहते थे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शंस तक इनको एक्सटेंशन मिल जाए तो हमें एक्सेप्टेबल है। यानी कि जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने हमें निकाला है, उन्हीं से वो तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन उनके अंदर हो जाए तो बेहतर है। वजह क्या है? ये खौफ था कि कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को ना बना दिया जाए, वो बन जाएंगे तो ये मसला होगा। तो ये उस वक्त कोशिश थी एक कि या तो जनरल साहब एक्सटेंशन ले लें, उन्हीं के दौर में इलेक्शन हो जाए, वरना कम से कम जनरल फैज़ साहब जो है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मौके पे जनरल फैज़ साहब और दो और जनरल्स उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साहब के पास गए और उनसे ये कहा कि आप एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेते तो आप हम तीनों में से किसी को आर्मी चीफ बना दें, लेकिन एक शख्स चीफ नहीं बनना चाहिए और वो आसिम मुनीर साहब है। तो ये उस वक्त जो है इन तीनों ने, जो तीन लोग थे, एक तो उसमें फैज़ साहब थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम में से किसी को भी आप बना दें, हम तीनों में से कोई किसी को इशू नहीं है, ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, हम में से आप किसी को बना दें या खुद आप एक्सटेंशन ले लें। तो ये उस वक्त बात हो रही थी और ये वाकई उन्होंने जाके उनसे बात की। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी नून लीग को कम्युनिकेट कर दिया था कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें, वरना तो देखें मार्शल लॉ लग जाएगा। और नून लीग वाले या कुछ और लोग इसको इस तरह रीड करते हैं कि वो धमकी नहीं दे रहे थे मार्शल लॉ की, वो बता रहे थे कि देखें इतना प्रेशर है मुझ पर कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे या आप अपनी मर्ज़ी का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे तो इदारे में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और शायद मामला मार्शल लॉ की तरफ चला जाए। और उस वक्त कहा जाता है कि उस वक्त के जो डीजी आए थे नदीम अंजुम साहब, उन्होंने एक बड़ा क्रूशल और कलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने नून लीग की क़यादत को लंदन में नवाज शरीफ साहब को ये कम्युनिकेट करवाया कि आप जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं, आपका हक है, आप लगा दें, कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो ये सिक्योरिटी जो है उनको दी गई कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि नदीम अंजुम साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया उस वक्त जो भी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, और इवेंचुअली हमने देखा कि आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक एलिगेशन था, सबसे बड़ा चार्ज था जनरल फैज़ के हवाले से कि उन्होंने अपनी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ साजिश की है, वो आने वाले चीफ का रास्ता रोकना चाहते थे। और इस चीज़ को कहा जाता है कि ये जो है ना, इस चीज़ पे कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी एक तरफ, लेकिन जो फ़ौजी क़यादत के साथ इन्होंने किया उस हवाले से, उस वजह से इनका ट्रायल जो है आगे चला और उनको फिर इवेंचुअली इस केस में सज़ा मिली।